वो हैप्पीनेस उनके मन में थी ना, मैंने आज तक नहीं देखी। बीइंग 21 ईयर्स और 22 ईयर्स ऑफ माई एज, और अगर वो खुशी के लिए आप ये 3 या 4 साल लगाने भी पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत स्टूडेंट्स को देखता हूँ, कई बार मुझे दुख होता है ये बोलने में कि वो डिजर्व करते हैं बट पास नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि जो फंडामेंटल्स है वो हिले हुए होते हैं। हेलो गाइस, सो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया रैंक 36 सीए आशीष अग्रवाल। आशीष हमारे इंटर में भी स्टूडेंट थे और फाइनल में भी स्टूडेंट हैं। ऑफ कोर्स बड़ा खुशी मिलता है जब हमारी स्टूडेंट्स ऑल इंडिया लेवल पर अपना स्तंभ गाड़ के आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्हीं के साथ हैं, हम सबके साथ हैं, बट इनका मेहनत कहीं तो अलग स्टैंड आउट करता है, इसलिए इनके साथ अलग से हम इनकी स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं अपने वीडियोस में, जिससे कि पीपल एट लार्ज को वो कॉमन स्ट्रेटजीज पता चले और वो भी वो मुकाम हासिल कर पाएं। आशीष से हम इन जनरल जैसे कि अपने बाकी स्टूडेंट से स्ट्रेटजी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, हम वापस पूछेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष, आपको बहुत दिलों से बधाइयाँ। थैंक यू सर। एंड आपने रियली एक रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल किया है। अपना तो नाम रोशन किया ही है, एज वेल एज अपने पूरे फैमिली का भी आपने एक लेवल अप कर दिया है। उनके भी एक्सपेक्टेशंस को फाड़ के रख दिया है, चीड़ फाड़ के रख दिया है। डेफिनेटली उसकी खुशियाँ आपके फैमिली में आप जब रहते हो तो शायद वो आपको नहीं बताते होंगे क्योंकि घर में तो सब वही दाल बराबर ही होते हैं, राइट। लेकिन बाहर में वो ज़रूर सेलिब्रेट करते होंगे, प्राइड से बताते होंगे आपके बारे में। तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि किस तरह की वो खुशी है ना। तो आशीष, हम लोग आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप क्या हो, आज तक आप कैसे हो, क्या हो, कुछ भी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, हम लोग चालू करते हैं उससे पहले एक चीज़ ऐसी बात करते हैं जो सामने व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए रहे। पहला चीज़ आप सब ये समझिए कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कैसा सिचुएशन रहेगा, उस दिन आपको क्या फील होगा जिस दिन आप पास होंगे, वो अगर आप सुनेंगे ना, तब आपको ये वीडियो देखने का भी मन करेगा और नेक्स्ट डे पढ़ाई करने का या सेम डे आप रात तक पढ़ाई करने का भी मन करेगा और आपको क्रैक करने का भी मन करेगा। क्योंकि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था ना, ऐसा नहीं था कि हम लोग कुछ कर रहे थे। ऑब्वियसली हम लोग सब आर्टिकलशिप कंटिन्यू चल रही थी, सब अपना काम कर रहे थे, बट मन में तो रिजल्ट का वही चल रहा था कि अब आएगा, 1 घंटे बाद आएगा, 2 घंटे बाद आएगा। सब सीसीएम को मैसेज कर रहे हैं, कोई यहाँ से कोई वहाँ से, सब अपनी कोशिश कर रहे हैं कि भाई कब आ जाए। और जैसे ही वो रिजल्ट आता है ना, तो आपसे ज़्यादा खुशी आपको 2 जनों के चेहरे पर दिखती है। कोई हो सकता है आपके सामने भी रहे और कोई ऑफिस में भी रह सकता है, एक आपकी मम्मी और एक आपके पापा। मैं जितना भी चीज़ करता हूँ मैं अपने मम्मी पापा को देख के सोच के करता हूँ, और जो खुशी मेरे को उनके मन में थी ना, जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मेरी मम्मी के मन में था जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, जो वो हैप्पीनेस उनके मन में थी ना, मैंने आज तक नहीं देखी। बीइंग 21 ईयर्स और 22 ईयर्स ऑफ माई एज, मैंने आज तक वो खुशी नहीं देखी। और अगर वो खुशी के लिए आप ये 3 या 4 साल लगाने भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे पापा तो चलो ऑफिस में थे, उनका तो मैं चेहरा नहीं देख पाया उस मोमेंट पे, बट द थिंग जो मेरे को उनकी आवाज़ से समझ आ रही थी, एक सेंस ऑफ रिलीफ था। मम्मी के भले एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन था, बट पापा के एक सेंस ऑफ रिलीफ था। बिकॉज उनको पता है कि यार उनकी एज डिग्रेड हो रही है डे बाय डे, तो कोई तो उनको टेकअप करने वाला चाहिए ना, कोई तो फैमिली को सपोर्ट करने वाला चाहिए। पापा भले ही बैक एंड से अपने को मदद कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता है। अपनी मम्मी पे तो इतनी पोएम बना रहे हैं, पापा पे कोई बना नहीं रहा है, लेकिन पापा का जो बैक एंड सपोर्ट है वो इतना स्ट्रांग है कि अगर उसकी नींव हिल जाएगी तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो पापा के मन में एक सेंस ऑफ रिलीफ जो आएगा ना, वो आपको देखने में अलग खुशी मिलेगी। इसलिए आप ये तो मत सोचना कि यार हर रोज कोई आता है, हर रोज कोई बोल के चल जाता है, क्या ये तो पास हो गए तो इनको तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो बोल ही सकते हैं। ये चीज मैं भी सोचता था जब मैं वीडियोस देखता था। वीडियो 30 सेकंड के ऊपर मेरे को देखने का मन नहीं करता था। मैं सोचता यार इनका हो गया, इनको क्या फर्क पड़ना है, ये तो अब ज्ञान देंगे, हो गया इनका। बट ये चीज है कि हो सकता है इनका, चलो मेरा नहीं तो किसी और का, कोई दूसरा जन बोलेगा सर के पास तो इतने रैंकर्स है, किसी एक की भी बात अगर आपको लग गई ना तो वो आपको आगे काम आ जाएगी। तो ये है।
अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन के साथ. आई एम आशीष अग्रवाल. आई हैव, एज सर हैज ऑलरेडी सेड, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हिम सिंस इंटर. मेरी उसके बाद आर्टिकलशिप लगी. आई वॉज नॉट अ रैंकर इन इंटर, आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल फर्स्ट अटेम्प्ट पास. फिर मेरी आर्टिकलशिप लगी विद प्राइस वाटर हाउस, एंड सिंस देन मेरी जर्नी चल रही है. आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम राजस्थान ओरिजिनली, बट मैं पिछले कई सालों से कोलकाता में हूँ. और मेरे को फॉर्चुनेट लगता है कि मैं कोलकाता में हूँ, ताकि मैं ट्यूशन पे आ पाया. और मैंने इंटर में अपने बेस इतने क्लियर कर लिए सर के साथ कि मेरे को फाइनल में अगर सर मेरे पास सामने लाइव नहीं भी थे तो मेरे को 1 मिनट की दिक्कत नहीं हुई. सो सर, नेक्स्ट टू यू. थैंक यू आशीष, आपने एकदम सच में अरमान जगा दिए अपने तरफ से वर्ड्स ऐड करके. ये बात तो ज़रूर है कि मम्मी पापा से ज़्यादा खुश कौन हो सकता है. ठीक है, तो बोलते हैं ना सीए क्यों करना है, सीए क्यों करना है, ये क्वेश्चन शायद अभी सीए करते करते एग्जैक्ट मटेरियलिस्टिक टर्म्स में आंसर नहीं किया जा सकता है. बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है, इसलिए ज़रूर करना होता है कि हमें अपने माँ बाप को रिलीफ करना है और उनकी आंखों में खुशियाँ देखनी है कि हम अब तैयार हो गए हैं आगे की ज़िंदगी को संभालने के लिए. इसलिए सीए करना चाहिए. और सीए अपने आप में कितना बड़ा शक्ति अपने अंदर भर देता है कि आप आगे कुछ भी करेंगे तो आपको लगेगा कि अब मैं कर लूँगा. ये कैपेबिलिटी सीए डिग्री जगा देता है. खैर, आगे बढ़ते हैं. तो मैं साधारण सवाल पूछूंगा आशीष, जो एक स्टूडेंट के मन में आता है जनरली. अगर वो एज अ मेंटर आपको देखता है तो वो आपसे क्या क्या जानना चाहेगा. जैसे कि कोई नया स्टूडेंट सीए फाइनल में आया तो उसके मन में सवाल आता है पहला कि सीए फाइनल की पढ़ाई कब चालू करनी चाहिए. स्पेशली आपके केस में, सिंस आप पीडब्ल्यूसी के आर्टिकल थे, तो बहुत लोगों के मन में ये होता है ना कि बिग फर्म में जाने के बाद पढ़ने का टाइम नहीं मिलता. तो पढ़ाई को कैसे बैलेंस करना चाहिए और बैलेंस करने के लिए कब सीए फाइनल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आप इसके बारे में बताएं. फर्स्टली जो मैं ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूँ, अभी जस्ट सीए फाइनल में एंटर किए, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर पासिंग योर इंटर. अब जो बात आती है कि पढ़ाई कब स्टार्ट करनी चाहिए, पढ़ाई बंद ही नहीं करनी चाहिए. कारण क्या है बंद करने का? आप एक हफ्ता एंजॉय, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ सीए फाइनल के लिए कि इंटर हुआ तो अपने 1 वीक का एंजॉय कर लो, 2 वीक का एंजॉय कर लो, आर्टिकलशिप लगने तक की मेहनत कर लो कि भाई लग जाए. अब लगने के बाद तो अपने स्टेबलाइज हो गए, अब मूवी देखेंगे काम, तो उसमें तो टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं हम लोग. इमिडिएटली एक ट्यूशन ले लो ऐसा, ताकि आपका रनिंग रहे. कि कोई भी चीज़ पे अगर आप एक स्टॉप लगा देते हो, एक पॉज लगा देते हो ना, उसके बाद उसको वापस लेने में बहुत टाइम लगता है. सर आपको सिखाएंगे फर्दर बैचेस में या इंटर में सिखा चुके होंगे, सेटअप कॉस्ट बोलते हैं उसको हम लोग. तो अगर सेटअप कॉस्ट लगाने में आप टाइम वेस्ट कर दिए ना, 50% से तो पहले ही पीछे चले गए. तो वो सेटअप कॉस्ट नहीं लगानी है पहली चीज़ हमें. हम लोग एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का आर्टिकलशिप ढूंढने तक का ब्रेक ले सकते हैं. जैसे आर्टिकलशिप मिल गई, स्टार्ट हो गई, 2 आपको आर्टिकलशिप वाले लोग हो सकते हैं कि सपोर्ट नहीं करे फॉर द टाइम बिंग ट्यूशन लेने के लिए. बट एक चीज़ समझ लीजिए कि ट्यूशन्स की ना हमारी 2 टाइम होती है, एक मॉर्निंग की और एक इवनिंग की. इवनिंग में हो सकता है कि 70 to 80% लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मॉर्निंग का है ना, मॉर्निंग का एफर्ट स्टूडेंट का है. अगर मॉर्निंग में स्टूडेंट चला गया तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं है. या फिर आजकल तो चलो वीडियो क्लास का टाइम है तो कोई इशू ही नहीं है, चाहे आप रात को 12 बजे करें, सुबह 3 बजे करो, कोई फर्क नहीं पड़ना है. तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट एक ट्यूशन लेके इनिशिएट कर देना चाहिए. सेल्फ स्टडी लेके हम लोग इनिशिएट नहीं कर सकते ऑन द स्पॉट, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत एग्जॉस्टेड चले आ रहे हैं. फिर आर्टिकलशिप का एक्साइटमेंट रहेगा, तो वो दोनों के साथ सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी. बट एटलीस्ट आप ट्यूशन स्टार्ट कर दो. और ट्यूशन में अगर जितना भी आप एफर्ट दे पाओ कि सर अगर होमवर्क दे रहे, अगर होमवर्क कर पाओ तो वेल एंड गुड. क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जितने भी फ्रेंड्स को जानता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है जो होमवर्क कर पाया था. बट एटलीस्ट सबने ट्राई की थी कि कम से कम फर्स्ट चैप्टर, 3rd चैप्टर तक तो कोई होमवर्क करता था. तो एटलीस्ट उतना भी हुआ तो कुछ तो आपको वैल्यू एडिशन हो ही जाएगी. इसलिए स्टॉप नहीं करना है, हमें कंटिन्यू ही करनी है मेरे हिसाब से. यस, मैं ये, अगर आप हमारे पुराने भी किसी भी इंटरव्यू को फॉलो किए हैं तो आप देखिएगा इंटरेस्टिंग बात कि जिनसे भी मैं बात करता हूँ ना, मैं सवाल सेम ही करता हूँ, घुमा फिरा के करूँ या डायरेक्टली करूँ, और सबका जवाब एक ही निकलता है. ऐसा नहीं कि मैंने आशीष को ब्रीफ किया हुआ है कि ये बोलना, ये पूरा नेचुरली बोल रहे हैं. और सेम जवाब आप मेरे कोई भी स्टूडेंट्स का पास्ट का इंटरव्यू देख लीजिए, सेम जवाब मिलेगा. आशीष, सिंस आपका रैंक आया, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 36, तो क्या रैंकर का कोई अलग स्ट्रेटजी होता है कि
जो आप पढ़ते हैं बस आपको वही पढ़ना है, मतलब नॉर्मल सीए फाइनल पास करने की स्ट्रेटजी वर्सेस रैंकर स्ट्रेटजी, ऐसा कुछ होता है कि आपने कुछ ऐसा अलग सा फॉलो किया, या बस आप फॉलो करते गए अपनी पढ़ाई को और आपका ये से रैंक आ गया? स्ट्रैटेजी का ऐसा है ना कि पहला चीज़ तो आप ये समझ लो कि अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ या कोई भी और रैंकर बैठा है, वो भगवान नहीं है ना, उसने कुछ ऐसा कर दिया जो आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। और स्ट्रैटेजी एक पर्सनल थिंग है, एक हर ह्यूमन टू ह्यूमन वो वेरी होती है। मेरी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि है ना, मैंने एक्चुअली मेरे जब लास्ट के 6 मंथ्स थे स्टडीज़ के, उस टाइम पे ना पीपल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक लोग जो ज़्यादा देर बैठ सकते हैं, और एक लोग जो है ना भले ही 4 घंटा बैठेंगे, लेकिन वो 4 घंटा का जो आउटपुट रहेगा उनका और जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग निकालेंगे वो उससे, वो एक अलग कैटेगरी बनाई मैंने। अब ये दो कैटेगरीज के ना मैंने क्या किया, क्लब करने लोगों को स्टार्ट किया। मैंने अपने साथ एक ऐसा बंदा ढूंढा, मैं वो सेकंड कैटेगरी वाले में हूँ, जो 4 घंटा बैठ सकता है, लेकिन जब आउटपुट निकालूंगा मैं तो वो 4 घंटे का वर्ड मेरे को पता है क्या है। तो मैंने एक सेकंड पर्सन को ढूंढा, मेरे फ्रेंड को, जो वो 12 घंटे बैठ सकता है, 14 घंटे बैठ सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसका एंड ऑफ द डे आउटपुट वैसा नहीं होता है। तो अब क्या है, जब आप ये दो आदमी को मर्ज करोगे ना, जो लेवल ऑफ सिनर्जी आपको मिलेगी, वही मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढूं जो मेरे को 12 घंटा बिठा सके, ताकि भले ही चलो मेरे 4 घंटे में 4 घंटे वाला आउटपुट नहीं निकले, बट एटलीस्ट 12 आवर्स में मेरा 9 to 10 आवर्स वाला अगर आउटपुट निकल गया, तो उससे मेरे लिए ज़्यादा अमेजिंग चीज़ कुछ है नहीं, जो आदमी 4 घंटा बैठ नहीं सकता था। तो मेरे लिए स्ट्रैटेजी हो सकता है उस डायरेक्शन में थी, लेकिन स्टडीज़ के डायरेक्शन में हो सकता है किसी और की कुछ और स्ट्रैटेजी हो। तो वैसी कोई रैंकर की कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं होती है, हर ह्यूमन को अपने हिसाब से अडॉप्ट करके स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है। तो वो एक पर्सनल थिंग है, उसमें वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, बस आपकी स्ट्रैटेजी का गोल सेम होना चाहिए। स्ट्रैटेजी हर एक आदमी की अलग हो सकती है। आपको एक रोड जाना है, एक जगह जाना है, उसके लिए 15 रोड हो सकती है, बट आपको अगर जगह पता है कहाँ जाना है, तो आप गूगल मैप लगा के यार कहीं से भी जा सकते हो। सो एंड में यही बात समझ में आया कि एज सच कोई रैंकर स्ट्रेटजी नहीं था, बस पढ़ना था कि मेरे को सिलेबस बढ़ाना है आगे। हमेशा यही देखा गया है कि हम लोग बोलते हैं ना, जो कर्म करते चलो फल की चिंता मत करो, तो वही सिस्टम हमेशा रहा है अचीवर्स का। कॉमन चीज़ जो हर अचीवर में मिलता है वो यही रहता है कि वो मन लगा के पढ़ता है। इवन ऑल इंडिया रैंक 1 का भी अगर मैं बात करूँ ना, तो उन्होंने मन लगा के प्रोडक्टिवली पढ़ा है, अपना टाइम को किल नहीं किया है, और एंड में रिजल्ट आपको पता है। फिर भी आशीष, मैं आपसे पूछूंगा कि जब आप आज रैंक अचीव कर गए, ठीक है, नाउ मेनी टाइम्स मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं फिर अपने आप को अपने और भी दोस्तों से कंपेयर करता था। तो करते समय नहीं समझ में आता है, लेकिन अचीव करने के बाद समझ में आता है कि मैंने क्या कुछ ऐसा किया जो मुझे अलग किया, जो बाकी लोगों में मैं मिसिंग दिखता था। मैं उनको समझाने का कोशिश भी करता था, बट उन समझते नहीं थे। उनको लगता था कि ये सब का क्या मतलब है। मतलब ऐसा कुछ आपको अपने अंदर से फील होता हो कि आपके अंदर का कोई स्ट्रेंथ जो आप में ही था, आपको पता था, जो शायद आपको इस पोजीशन पे लाने में हेल्प किया हो। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे अच्छे से पता था कि मैं जब अपना एग्ज़ाम देता था ना, तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस होता था कि मैं वो चीज़ लिखता हूं जो एग्ज़ामिनर खोजता है। ये मेरे को अंदर से फील होता था, और ये चीज़ मैं अपने दोस्तों को समझा नहीं पाया जो मेरे साथ पढ़ते थे। होता है ना, कोई इंसान कोई चीज़ नहीं समझा पाता उस समय, उनको मैं समझा ही नहीं पाया। तो मैं जब कोई भी चीज़ पे इम्फेसिस डालता था, वो मुझे काटते थे, अरे इसका क्या, इतना क्यों, ये क्यों। बट फिर लास्ट में मैंने अपना इनर कॉल को हमेशा फॉलो किया, और अपना हमेशा आंसर उसी तरह से लिखता था कि ये मेरा एग्ज़ामिनर पढ़ रहा होगा तो वो कैसे इवेल्युएट कर रहा होगा। तो इस सोच से मैं जब आंसर लिखता था, मेरे आंसर की क्वालिटी अलग होती थी। तो ये मेरा अपना यूनिकनेस था, जो मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट मुझे बहुत हेल्प करता था, बाकियों से भी डिफरेंशिएट कर देता था। ऐसा आपका कुछ आपको याद आता है? सर एक्चुअली मैं बहुत कैटेगरी कर रहा हूँ हर बात में, चलो बट इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो हो गई एग्ज़ाम में जाने के पहले, और एक जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो। ये 2 में मेरे को एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ लगी हर एक से अलग, जो मैं कर रहा था शायद और बाकी शायद नहीं कर रहे थे, आई एम नॉट श्योर। पहली जो एग्ज़ाम में जाने के पहले कि है ना, जैसे मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैं दिन में एक ही सब्जेक्ट उठाता था। मैं उसी सब्जेक्ट को 8 दिन 10 दिन एट अ स्ट्रेच पढ़ता था, क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट के डेप्थ में जाने में मज़ा आता था।
ऊपर से निकलने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। तो जैसे ही मैं सब्जेक्ट को स्टार्ट करता था, मेरा फ्रेंड भी था, जैसे मैंने बताया मेरे साथ पढ़ता था, बट अब हमने एक सब्जेक्ट का 10 डेज का टारगेट बनाया। एट ए स्ट्रेट अप जब आप 6 डेज या 7 डे पे पहुंच जाओगे ना, एक लेवल ऑफ एग्जॉशन आ जाएगा उस सब्जेक्ट की तरफ। और मेरा फ्रेंड क्या करता था ना, वो लास्ट के जो पोर्शंस रहते थे ना उनको छोड़ देता था, बट मैं उसी को 1 दिन या 2 दिन और एक्स्ट्रा लगा के उनको कंप्लीट कर लेता था। उससे यार है तो सही ये भी सिलेबस में, ऐसा तो कहीं बोला नहीं कि ये आएगा नहीं। भले ही उसने पास का पेपर देख लिया होगा या कुछ कर लिया होगा इवैल्यूएशन कि भाई स्पेकुलेट करेंगे ये नहीं आएगा, बट मेरे हिसाब से तो आ सकता है। चलो यहाँ नहीं आएगा तो कल को कोई उठ के पूछ लिया तो क्या करेंगे। तो इसीलिए वो थॉट से मैं एक बार उसको रीड कर लेता था कि ये छूटना नहीं चाहिए। मेरे को बहुत बुरा भी लगता था कि यार वो अगले सब्जेक्ट में 2 दिन आगे निकल गया, क्योंकि उसको एक आदमी को साथ में मैंने इसीलिए रखा था कि मेरे को समझ आया मेरी स्पीड पीछे हो रही है, आगे हो रहा हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। तो इसीलिए तो मेरे को खराब भले ही लगता था, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ये लगता था मेरे एंड से कंप्लीट है। उसके दिमाग में फिर भी एक बार हमेशा वो हैमर करता रहेगा कि यार ये तो बचा हुआ है, ये तो बचा हुआ है, ये तो बचा हुआ है। और सेकेंड पार्ट ऑफ कैटेगरी जो एग्जाम में बैठे हुए टाइम की है, तो उसके लिए मैं एक चीज करता था कि मैं कोई भी सेंटर पे जाता था ना आज, बट इवन फ्रॉम द लोएस्ट क्लासेस, क्लास 10, 11, 12 कहीं से भी आप बोलो, वहां पे मैं एक चीज देखता था कि मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती थी एट से, अगर आपका एग्जाम 2 बजे है तो मैं 11 बजे अपना एक कट ऑफ पकड़ता था, कट ऑफ पकड़ के पढ़ाई बंद कर देता था। उसके बाद चाहे मेरे को पता है, मेरे सामने पता है मेरा 3 चैप्टर बचा हुआ है, 3 चैप्टर को अगर मैं उठाऊं तो 2 घंटे में निपटा भी सकता हूँ, फिर भी मैं उनको नहीं लेता था। खाली एक कॉन्फिडेंस के बेसिस पे कि सिर्फ आज नहीं पढ़ूंगा ना, लेकिन आगे तो मैंने पहले 2 बार 3 बार जो भी पढ़ा है उनको पढ़ा है। बट मैं ना ही मेरे फ्रेंड्स या कोई और, बट पूरा सेंटर में देखता था कि वो लास्ट मोमेंट जब तक अंदर नहीं जा रहे हैं तब तक उनके हाथ में बुक है। मैं फर्स्ट एग्जाम में जा रहा था, मैं अपना बाइक चला के मस्त जा रहा हूँ गाना सुनते सुनते, मैं देख रहा हूँ एक बंदा पीछे में बुक लेके अपने पापा के पीछे जा रहा है। तो मेरे को वही चीज लगी कि एक मोमेंट पे जब आप कट ऑफ पकड़ोगे ना, तब आपके ब्रेन को थोड़ा टाइम मिलेगा उसको ऑब्जॉर्व करके लिखने के लिए, क्योंकि एक पार्ट आपका ब्रेन इस फ्लो में कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ ज्ञान ले रहा हूँ, अब आप उसको अचानक से कट करके लिखने लग जाओगे तो लिख नहीं पाओगे। आप उसको स्टेबलाइज करो, उसको एक मोमेंटम दो कि मैं इसके बाद 3 घंटे बाद लिखने वाला हूँ, 2 घंटे बाद आप लिखने वाला हूँ। तो जैसे ही वो मोमेंटम रहेगा ना, फर्स्ट सेकंड से आपका हाथ चलेगा। नहीं तो अगर आप ऐसा करोगे कि भाई किताब बंद ही नहीं कर रहे हो, मेरा भी चैप्टर छूटा, ऐसा नहीं कि मैं 100% कवर कर पाया, मैं बोल रहा हूँ आपको मेरा भी 3 चैप्टर 4 चैप्टर हो सकते हैं छूटा हो, लेकिन मैं उसको जानकर छोड़ के इसीलिए जाता था ताकि ये नहीं हो कि मेरा ब्रेन नहीं चले उस टाइम पे, क्योंकि ब्रेन अगर ब्लॉक हो गया उस टाइम पे तब फिर कोई फायदा नहीं है, आप पूरा डूब जाओगे उसमें। चलिए, आशीष से बात करके एक चीज़ यूनिक मेरे को मिला जो नॉर्मली सब कोई नहीं बोलते हैं, कि एग्ज़ाम जैसे 2 बजे है, 11 बजे कट ऑफ रखो, बस अब यहीं तक पढ़ना है। लास्ट मोमेंट तक भी अगर आप पढ़ते ही रहेंगे तो माइंड को ही तो 2 फंक्शन करना है, पढ़ना है और लिखना है, तो स्विच नहीं कर पाता है। बहुत बार वो पढ़ना और लिखना में स्विच नहीं हो पाता है। 11 बजे तक का कट ऑफ दिया, जितना पढ़ा पढ़ा, उसके बाद अब लिखने पे माइंड को लगाना है कि अब और इनपुट गया, अब तेरे को आउटपुट देना है। नहीं तो वो इनपुट आउटपुट में वो खुद ही पजल हो जाता है कि अरे मेरे को लेना है कि मेरे को देना है, वो मोमेंटम नहीं आता लिखने का। लास्ट मोमेंट तक भी आप पढ़ते ही जा रहे हो तो माइंड अचानक से क्लासरूम में घुसते ही थोड़ी स्विच कर जाएगा। इट इज़ रियली गुड टेक्निक जो स्टूडेंट्स को मुझे लगता है फॉलो करना चाहिए, जिनको भी लिखने में होता है ना, रिकॉल करने में दिक्कत होती है या लिखने में मोमेंटम लाने में, स्पीड लाने में दिक्कत होती है, उनको ट्राई करके देखना चाहिए। पर ट्राई अपने मेन अटेम्प्ट में ना करें, कोई मॉक टेस्ट में पहले करके देखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे मॉक टेस्ट भी देते तो 2 बजे तक, अगर मॉक टेस्ट देना है 2 बजे से तो 1:45 बजे तक पढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट भी दे रहे तो वही सिस्टम फॉलो करिए, 11 बजे तक पढ़िए, 2 घंटा का रिलैक्सेशन करिए, माइंड को सेटल डाउन होने दीजिए, 2 बजे से एग्ज़ाम दीजिए। ऐसा ट्राई करके देखना चाहिए, ये रियली एक गुड अप्रोच है। होता है सबका एक कॉमन भी निकलता है ना, तो कुछ का एक अपना यूनिक निकलता है। जैसे ऑल इंडिया रैंक 2 का मैंने इंटरव्यू लिया था, साक्षी आयरन का, तो उसका में एक बहुत अच्छा यूनिकनेस है एलिमिनेशन सिस्टम। आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उनका एलिमिनेशन सिस्टम वो कैसे फॉलो करती थी, जिससे कि बड़ा सिलेबस को वो फटाफट कवर अप कर पाए लास्ट मोमेंट पे भी। सो आशीष वैसे बहुत ही बिंदास लड़का है, उसको मैं शुरू से जानता हूँ, ठीक है। कैजुअल, एकदम कैजुअल माइंडसेट में रहने वाला, कुछ भी मतलब वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत बिंदास है। आप कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष ये है कि इन जनरल एक स्टूडेंट को अपना सीए फाइनल का स्टडीज़ जब दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो कब तक ख़त्म कर लेना चाहिए, एग्ज़ाम के कितना समय पहले, शॉर्ट में बताइएगा।
सर आप फर्स्ट रिवीजन की अगर बात कर रहे हो तब नहीं, फिर फर्स्ट रिवीजन नहीं, पहला सारा कोचिंग कब तक खत्म हो जाना ओके, चाहिए? कोचिंग कब तक ख़त्म हो जाना चाहिए? तो कोचिंग मेरे हिसाब से अगर आपको छुट्टी मिलती है 4 महीने की, तो एटलीस्ट आप उसके ना 1 महीने पहले ख़त्म करने की कोशिश कर लो, बस इतना ही बात है। 5 जितना days। जितना आपका छुट्टी है उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर कुछ लोगों को हो सकता है कि 6 महीने की छुट्टी मिले, तो वो छुट्टी को अगर आप यूटिलाइज करने लग जाओगे ना कोचिंग करने में, तो वो एक खाली नेगेटिव पॉइंट लगता है। क्योंकि जैसे हम लोग को बिग फोर वालों को थोड़ी सी ज़्यादा छुट्टी मिलती है, मेरे को जो समझ आता है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो उस चक्कर में ट्यूशन नहीं खत्म करते थे और एंड मोमेंट पे करते थे। तो उस पार्ट में मैंने उनसे एक लीड ले ली थी। तो आपकी जो भी छुट्टी है उसको इवैल्यूएट करो, उसके अकॉर्डिंग आप 1 मंथ या 2 मंथ एक स्प्रेड रखो और उसके पीछे क्लास खत्म कर दो। यस। तो देखिए अगेन ये भी कॉमन आंसर निकला, और इसमें मैं थोड़ा और स्पेसिफिक बोल दूं तो मेरे नज़र में इसका आंसर सीधा सीधा बोलूं तो 6 महीना है। 6 महीना पहले ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई को भी 4 महीने का छुट्टी तो मिलता ही है। अगर 2 महीना पहले ख़त्म कर लिया तो क्या वही स्विच करने में दिक्कत नहीं होता है? तो ऑफिस करते करते आप आज ऑफिस ख़त्म किए, कल से आप बोलेंगे मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, रिदम नहीं आ रहा, तो आएगा कैसे? रिदम लाने में टाइम लगता है। माइंड ऐसे थोड़ी कोई स्विच से वर्क करता है, उसको तो फ्रेमवर्क में आने में टाइम लगता है, वही सेटअप टाइम है ना सब चीज़ में। ओके, सो ये भी सही है। और इन जनरल जैसे आपने कितनी बार रिवाइज किया था अपना पूरा सिलेबस को ड्यूरिंग योर हॉलीडेज? रिवीजन मैंने सब्जेक्ट वाइज की थी। एक्चुअली मैंने क्या किया, फर्स्ट रिवीजन खत्म किया, उसके बाद मैंने एक पूरा मॉक टेस्ट दे दिया, सेल्फ मॉक टेस्ट दिया, ताकि मैं उसकी चेकिंग खुद करूं और ना कि कहीं और से चेक करवाऊं। क्योंकि वो मेरा माइंडसेट है, कुछ लोग को हो सकता है कि वो लोग को दूसरे चेक कराने में अच्छा लगता हूँ। तो मैं एकदम 2 बजे वो मॉक टेस्ट देता था, अपना 1:45 पे पेपर लेके, पेपर को सामने रख के खोलता था, 1:45 पे 15 मिनट्स का टाइम लेके पूरा जो एक्चुअल होता है सेम चीज़ मैंने फॉलो किया फर्स्ट रिवीजन के बाद। इसके बाद मेरे को पता चल गया कि ये ना मेरा ये सब्जेक्ट डूब रहा है, तो पहले उन सब्जेक्ट को कैचअप किया मैंने। अपने माइंड में ऐसा नहीं रखा यार 2 तो करना ही है, 3 तो करना ही है। करना मेरे को उतना है जितना उस सब्जेक्ट के लिए नीडेड है। तो इसीलिए मैंने, जैसे मैंने को याद है अच्छे से, फर्स्ट मॉक टेस्ट में मेरा एफआर में थोड़ा मार्क्स कम गया था। मतलब मैं अपने आप को खराब इवैल्यूएट करता था हमेशा। मेरा 40 बिलो गया था, कॉस्ट 40 बिलो गया था। मैंने एफआर और कॉस्ट पे फोकस किया, आज दोनों ही मेरे एग्जामिशन प्लस पे, तो वो इसीलिए। तो आपने कितनी बार रिवाइज किया? रिवाइज मेरा अगर थियरी सब्जेक्ट्स देखोगे आप तो 2.5 बोलता हूँ मैं सबको रिवीजन मेरा, क्योंकि मैं 2 टाइम्स तो फुल करता हूँ और जो हाफ वाला होता है ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करता हूँ। मतलब बेसिकली 3 टाइम्स ही हो गया। हाँ। बस लास्ट वाले में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कर लिया, इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पूरा वापस कर पाऊँ। राइट। तो अगेन गाइज आप देखिए सारे कॉमन थिंग्स हैं। मैं बहुत स्टूडेंट्स को देखता हूँ, कई बार मुझे दुख होता है ये बोलने में कि वो डिज़र्व करते हैं बट पास नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि जो फंडामेंटल्स है वो हिले हुए होते हैं। जैसे आर्टिकलशिप करते करते ट्यूशन ख़त्म कर लेना, उस चीज़ में लैग कर जाते हैं। तो सेल्फ स्टडी पीरियड में वो बैठ के ट्यूशन कंप्लीट कर रहे होते हैं, और फिर उस समय इतना रिवीजन का प्रेशर आ जाता है कि ट्यूशन भी ढंग से नहीं हो रहा होता है। दूसरा, रिवीजन पीरियड पूरा 6 महीना लगता है, जिसमें आपको 3 बार रिवाइज करना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं सर सिर्फ ट्यूशन का देख लें तो हो जाएगा क्या? 2 क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा आशीष। पहला क्वेश्चन अब ये है कि जैसे सब्जेक्ट्स की बात करें, SCMP, SFM, आप जब एग्ज़ाम दिए जुलाई 21 में, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में जो कांस्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिसको हम लोग जनरली पहले ही ट्यूशन में ख़त्म कर लेते हैं, एग्ज़ाम तक आते आते पता चलता है कि उसमें भी काफ़ी सारा एड ऑन्स हो गया। तो इसके लिए आपका क्या टेक है कि आप क्या किए थे, कैसे उसको कोप अप किए थे? मेरे राय में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बस ट्यूशन ले लिया ना एक बार, उसके बाद उस सब्जेक्ट को घुमा के देखते ही नहीं, उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं लेते, बहुत बार पता ही नहीं होता। जैसे मैं सरप्राइज्ड हूँ, जुलाई 21 में बिजनेस एक्सेलेंस का एक क्वेश्चन आया था SCMP में, ठीक है। तो हमारे एक स्टूडेंट हैं जो 2017-18 में हमारी क्लासेस करी थी। अब उनके लिए आप सोचिए, उनको फर्स्ट क्वेश्चन जो पेपर का था ना, उनको लगा कि कहाँ से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया। तो उन्होंने जब मेरे से अभी रिजल्ट आया तब बात की, तो मेरे को पता चला कि अरे ये कैसे आप बोल सकते हो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो सिलेबस का क्वेश्चन है। बोले सर मुझे पता ही नहीं था कि सिलेबस में है।
तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ट्यूशन ले लिया ना, उसके बाद उस सब्जेक्ट का खबर ही नहीं रखते हैं। तो इसके लिए आपका टेक क्या है और एडवाइस क्या है? देखिए, एक तो अगर कोई सब्जेक्ट में बहुत मेजर चेंज आता है, जैसे अपने कॉस्ट में आया था, तो उसमें एक ऑलरेडी ना मार्केट में सबको पता चलने लग जाता है स्टूडेंट्स ग्रुप में कि भाई कुछ तो हुआ है। और अगर आप कोई स्टूडेंट ग्रुप में ही नहीं हो या उनके साथ भी एक्टिव नहीं हो तो फिर आपकी गलती है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने खुद ने नहीं किया था कि भाई मैं पूरे 3 साल है ना हर सब्जेक्ट के लिए ध्यान रख रहा था भाई किसमें क्या चेंज है किसमें क्या चेंज है, तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। वॉट यू कैन डू इज कि आप एटलीस्ट है ना आपके एक अटेम्प्ट पहले वाले बच्चों से या 2 अटेम्प्ट पहले वाले बच्चों से जो एग्जाम देके अभी जस्ट उठे हैं, 1-2 दिन तो वो कुछ नहीं बताएंगे, 3rd डे से बताना चालू करेंगे, तब उनसे पूछो कि भाई तुम्हारे में कुछ नया था क्या। तो वो चीज़ मैंने खाली पूछी। रेगुलर अपडेट्स के लिए अगर कोई बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंजेस है जैसे कॉस्ट में आए थे तो आपको अपने पास अपडेट रखने पड़ेंगे, जो कोई भी स्टूडेंट ग्रुप से या कहीं से भी आपको पता चल जाएगा जो ऑलरेडी एग्जाम देने वाले हैं अभी, क्योंकि जो देने वाले हैं उनको अच्छे से पता चल गया कि क्या होने वाला है। इसीलिए उनके साथ थोड़ी अगर आप कनेक्ट भी रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो मेन आपको जो इंच टू इंच चेंजेस है वो तो हम लोग ऑब्वियसली 6 मंथ्स पहले ही देख पाएंगे, वो पहले देखना प्रैक्टिकल नहीं है। बट ये वाली जो है इसको आप अपने एक बैच या तो दो बैच पहले वाले स्टूडेंट से कनेक्ट में रहो कि भाई क्या चेंजेस है। कोप अप किया? मैंने कोप अप ये किया कि फिर से आपका ही एक कॉन्सेप्ट लगाया, यूनिटी ऑफ कमांड। मैंने पहले समझ लिया कि क्या चेंजेस है और वो चेंजेस कौन एड्रेस कर सकता है। तो मेरे को समझ आया कि भाई चेंजेस ये है कि पहले जो अपना प्रैक्टिकल अप्रोच था वो चेंज हो गया, थियोरेटिकल अप्रोच हो गया है। भले ही थियोरी में हम लोग को प्रैक्टिकली लिखना है बट इट्स अ थियोरी एट द एंड ऑफ द डे। सो इसीलिए मैंने ये किया कि समझा कि बेस्ट मटेरियल अभी क्या यूज़ कर सकते हैं। मेरे को समझ आया ICI मटेरियल। तो सर ने बहुत मेहनत भी की, पॉडकास्ट वगैरह निकाले, बट मैंने सर का एक पुराना कॉन्सेप्ट यूज़ किया, यूनिटी ऑफ कमांड चलूंगा मैं एक चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, एक ही चीज़ को फॉलो करूंगा, ना आगे देखूंगा ना पीछे देखूंगा। तो वो मैंने एक चीज़ को फॉलो किया, मैं उसी पे बार बार रिवाइज करता गया एंड मेरे को नहीं लगा कि फिर मेरे को कोई भी चेंजेस देखने में कोई इश्यूज आए। बिजनेस एक्सीलेंस मेरे को ऐसा लगा यार ये क्वेश्चन तो मेरे को एकदम पड़ा हुआ है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं। यस, तो बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा सा अगर अपडेटेड रहें, कनेक्टेड रहें, क्या तो आप माध्यम है कि आप अपने टीचर के यूट्यूब चैनल से ही कनेक्टेड रहें या उनके टेलीग्राम चैनल में जो पोस्ट आता है उसको रैंडमली कभी पढ़ लें या फिर कोई स्टूडेंट ग्रुप में ही फॉलो कर लें या फिर किसी से बात कर लें। ये भी ज़रूरी होता है, पार्ट ऑफ सिस्टम है। तो उससे आपको अपडेट मिल जाता है कि कहाँ पे क्या और ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर कई सारे माध्यम हैं, अगेन ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है। लेटेस्ट ICI मैट मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, अगर कुछ नहीं भी हो तो अपने पास जो ICI मैट है वो नहीं, वो 200-300 रुपये का इन्वेस्टमेंट के बारे में वरी नहीं करके अपना 200-300 रुपये खर्चा करके लेटेस्ट ICI मैट हमेशा ले लेना चाहिए, अगर आपको पता है कि नया एडिशन कुछ आ गया तो। अब उसमें भी बच्चे बहुत बार कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसमें क्या नया है, 2 पेज नया है, 10 पेज नया है। वो 200-250 रुपये को सोचे बिना खर्चा करना चाहिए, वर्थ है। इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स का मंगा लेना चाहिए। अगर कुछ भी पता चलता है कि लेटेस्ट ICI मैट आ चुका है तो सबसे बेस्ट सोर्स है वो आपको पूरा अपडेट लेने का। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप ट्यूशन क्लास लिए हैं तो ट्यूशन टीचर को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट में। जैसे हमारे यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स कांटेक्ट किए तो हमने तो अलग से अपने वेबसाइट पे एक सप्लीमेंट सेक्शन ही बना दिया कि जो भी जिस बैच के स्टूडेंट्स हैं उसको यहाँ से सप्लीमेंट्स लेते रहना है। और एक रूल ही है हमेशा कि जब जब सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ने बैठो उसके पहले तक बोले ना, एक सेल्फ स्टडी का छुट्टी के 1 महीना पहले हाथ में रखो। तो वो 1 महीना में क्या करना चाहिए, जो सब्जेक्ट पुराना लिया हुआ है ना उसका अपडेट कर लेना चाहिए, जिससे कि अब जब पढ़ने बैठे तो एकदम बस खटाखट रिवीजन चालू। वो अपडेट के लिए भी ऐसा नहीं कि वो सेल्फ स्टडी पीरियड में अपडेट लेने के लिए बैठना चाहिए, राइट। सो एक लास्ट क्वेश्चन अब ये है आशीष कि हाउ डू यू थिंक स्टडिंग एज विथ अस, विथ मी SJC के साथ, मतलब आपकी जर्नी कैसे आसान हुई, थोड़ा हमारी तारीफ कर दीजिए तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। चलो, मैं बोलने ही वाला था कि सर अपनी तारीफ नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली ये सर की तारीफ नहीं है या कुछ नहीं है, ये सच्चाई है जो भी है, ये सच्चाई है जो भी है। मैंने इंटर से इनकी क्लास की, सर पता नहीं या तो अपने जो पढ़ाई की है वो अप्लाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट हर एक चीज़ ना आपको कहीं ना कहीं इनोवेशन दिख जाएगा उनके पास। अब आप एक चीज़ समझिए, जब हम लोग की लाइव क्लासेस चल रही थी तो हो ही सकता है किसी की लाइव क्लास छूटती है तो वीडियो का चीज़ बनाया गया, बट अब वीडियो में सबने लगा दिए प्रोजेक्टर, उसके साथ चाहिए उनको 20 जन।
अब जब एक जन को एक पर्टिकुलर क्लास करनी है यार, पहले की क्लास करनी है, तो वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ना उसके पास पेन ड्राइव में वो क्लास है, ना वो लाइव में कर पाया था, ना वो वीडियो कर पाया। तो सर ने उसको फैसिलिटाइज किया, सर ने अपना थॉट दिया, कंप्यूटर सेटअप किया अपने कंप्यूटर रूम में, अपने यहाँ पे एक सर्वर सेटअप किया ताकि आप फ्लेक्सिबली क्लास कर पाओ। तो अगर ऐसे इनोवेशन सर लाएंगे या फिर एसजीसी लाएगा या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट लाएगा, तो उनका वैल्यू एडिशन जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे है। जो कोई बोलता है ना डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो सर ने वो आउट ऑफ द बॉक्स किया। सर ने देखा कि भाई बच्चे रोज आते हैं, सुबह से रात यहाँ बैठे रहते हैं, उनको नीड है, सर ने एक पैंट्री खोल दी। चलो यार, स्पेस तो सबके पास लिमिटेड है, अब आप उसको कस्टमाइज करो। आप अगर बच्चों के सोचोगे तो आपको अपने आप कुछ चीज़ मिल जाएगी। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो ही यूज दैट। उन्होंने एक पैंट्री खोल दी ताकि है ना, जो भी अगर बच्चे हैं उनको एक हेल्प हो जाए। तो इस तरह से सर ने है ना जो इनोवेशंस किए, वो इनोवेशंस काफ़ी हेल्पफुल रहे हम लोग के लिए। और स्टडी वाइज जो है, स्टडी वाइज में जैसे आपको इतने शॉर्ट, अगर 10 मिनट्स का इंटरव्यू है, जो भी मेरे को टाइम नहीं पता, तो उतने में भी अगर मैं सर के 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स का रेफरेंस दे पाया हूँ, तो वो इसीलिए क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। और बेस सर ने स्ट्रॉन्ग किया है मेरा इंटर से लेके फाइनल तक, इसीलिए मैं आपको वो चीज़ प्रैक्टिकली यूज़ कर पा रहा हूँ, ना कि मैं उसका डेफिनेशन बोल के आगे बढ़ जा रहा हूँ। सो दैट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन आई थिंक। थैंक यू आशीष, एकदम रुला दिया आपने तो। मज़े की बात अलग है। ओके, तो आशीष से मैं बहुत मस्ती करते रहता हूँ इन जनरल। अभी डबल हो गया है ये सीए फाइनल देते देते, वापस को बैक भेजेंगे, वापस नॉर्मलाइज करवाएंगे। तो बाकी तो हम लोग हंसी मजाक करते रहेंगे, और आशा करता हूँ आपको इस इंटरेक्शन से कुछ ना कुछ, एक भी ऐसा कुछ मिल जाए जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो हमारा दोनों का मिलना सफल हुआ, राइट। उद्देश्य ये नहीं है कि आप सबके स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें, आप अपना जो अटकन है ना उसको सुलझाएं बस। क्योंकि किसका क्या अटकन है कई बार इंसान एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है, बट सुनते रहने से, फ्री टाइम में ये सब वीडियोस अगर आप सुनते रहते हैं, स्पेयर टाइम देते हैं, तो क्या पता कुछ एक इंसाइटफुल बात मिल जाए जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हो। अगर कुछ भी हुआ हो तो आप हमें बताइएगा ज़रूर। वीडियो आपके सामने है, कमेंट सेक्शन आपके पास है, कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और बाकी आशीष आपको लिंक्डइन वगैरह में मिल जाएगा, आप पर्सनली भी इनको कांटेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मॉरल जिम्मेदारी है सीए बनाने का, ठीक है। तो किसी का भी आ जाए आपके पास तो गाइड करते रहिएगा आप, जितना समय मिले आपको। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल, टेक केयर।